जी, आज हम मिडिल ईस्ट करेंगे जी। मिडिल ईस्ट की जियोग्राफी देखनी है हमने कि कौन कौन से रीजन यहाँ लाई करते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, उसमें ये कहाँ लाई कर रहा है, इसकी टोपोग्राफी क्या है, इसमें रिवर्स कौन कौन से हैं, माउंटेन्स कौन सी हैं, इसके टेक्सचर देखनी है हमने। तो 19th सेंचुरी में मिडिल ईस्ट जो है, इसकी टर्म्स का आगाज हुआ। मिडिल ईस्ट इसे क्यों कहते हैं, हमें ये देखना है। बेसिकली यूरोपियन ने इसका मिडिल ईस्ट का आगाज किया। मिडिल ईस्ट यूरोप एंड साउथ एशिया के दरमियान में ये ट्रांजिशन जोन है। यूरोप को और साउथ एशिया, जिसमें इंडियन इंडियन सब कॉन्टिनेंट आ जाता है, तो ये बेसिकली ट्रेड रूट दरमियान में और ट्रांजिशन फेज था कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जिसे ये इधर साउथ एशिया लिखा हुआ है, तो साउथ एशिया से पूरी ट्रेड जाती थी ना 1920 सेंचुरी में। जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यूरोप में आया, वो इसी वजह से आया ना, एट द एक्सपेंस ऑफ द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की इकोनॉमी को उन्होंने एक्सप्लॉइट किया और वो सारा कुछ उठा के जो है वो यूरोप ले गए। तो उस लिहाज से ये ट्रांजिशन जोन कहलाता है, दरमियान में मिडल ईस्ट आ जाता है। तो ये टर्म जो है 19th सेंचुरी में क्वाइन हुई। डाइवर्स रीजन है जी ये, जियोपॉलिटिकल सेंसिटिव रीजन है। अफ्रीका एंड एशिया के दरमियान ब्रिज है ये। अफ्रीका और एशिया के दरमियान अगर देखें तो ये ब्रिज का रोल प्ले करता है। अगर इसे अफ्रीका, ये एशिया है सारा, और ये क्या है, अफ्रीका है, तो इसके दरमियान ये मिडिल ईस्ट है। ये ब्रिज का रोल प्ले कर रहा है। ठीक है जी, एज ए ब्रिज रोल प्ले करता है अफ्रीका और एशिया के दरमियान। इस लिहाज से देखें तो ये ऐसे बन जाता है। तो मजीद हम इसे देखते हैं, डाइवर्स रीजन है पॉलिटिकली, जो है इसकी एज इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। सऊदीया, ईरान, तुर्की, ये वो रीजन है जहाँ क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन, जहाँ तहजीब और सकाफत फली फूली। ठीक है जी, कदीम तहजीब जो थी, जिसको हम मेसोपोटामिया तहजीब कहते हैं, वो भी यहीं से निकली। और सऊदीया, ईरान, ये सारे यहाँ बेसिकली, ये डाइवर्स रीजन इसलिए बन जाता है क्योंकि यहाँ बहुत सारे जो है ना स्टेक होल्डर हैं। देखिए, दीन जो है, मजहब जो, रिलीजन जो है, वो हर किसी को जो है ना वो मुकद्दस होता है, सेक्रेड होता है, प्यारा होता है। ठीक है, तो यहाँ तीनों रिलीजन जो हैं उनके जो ओरिजिन एपी सेंटर है वो इधर से ही होता है। क्रिश्चियनिटी का, अब्राहमिक रिलीजन जिन्हें हम कहते हैं, और यहूदियत, क्रिश्चियनिटी, ईसाइयत, यहूदियत, जैनिज्म, और थर्ड जो है मुस्लिम्स। इन तीनों के जो रिलीजियस एफिलिएशन है, वो तीनों के जो सेक्रेड प्लेसेस हैं वो इसी रीजन में लाई करते हैं ना। जैसे लैंड ऑफ प्रॉफिट्स जो है वो पैलेस्टीन को कहते हैं, फलस्तीन को लैंड ऑफ प्रॉफिट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ सारी बनी इसराइल की कौम जो है वो यहीं फली फूली। और फिर पुरानी तहजीब, मिस्री तहजीब हो गई, और इराक, मेसोपोटामिया की तहजीब हो गई। ठीक है, अरब्स हो गए, पर्शियन हो गए, पर्शियन अम्पायर जो है वो यहाँ फली फूली। तो इसलिए ये मिडल ईस्ट जो रीजन है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, हिस्टोरिकली भी और रिलीजियस वे से भी। ये बड़ा इम्पोर्टेंट रीजन है, ठीक है, इम्पोर्टेंट जो है वो लोकेशन है। सऊदीया, ईरान, इसीलिए यहाँ जो है ना वो अनस्टेबिलिटी रहती है ना। हर फैक्शन जो है वो अपने इंटरेस्ट को परसू करना चाहते हैं। इस्लाम, जुडाइज्म एंड क्रिश्चियनिटी, तो यही बर्थ प्लेस है उनका। ठीक है, तो ये एक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। साउथ ईस्ट एशिया, माउंट हकाबो, तो ये मिडिल ईस्ट के बारे में मैंने आपको बताया थोड़ा सा कि क्या था। अब हम साउथ ईस्ट एशिया रीजन को देखते हैं कि साउथ ईस्ट एशिया रीजन में जो है वो क्या चीजें लाइक कर रही हैं। साउथ ईस्ट एशिया जो है, बेसिकली ये आसियान कंट्री, आपने सुना होगा ना, ये सारे आसियान कंट्री जो हैं, और ये एशियन टाइगर भी इन्हें कहते हैं क्योंकि इनकी इकोनॉमी जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद बहुत ज़्यादा इन्होंने फ्लरिश किया। एशियन टाइगर्स जिसे हम कहते हैं ना, जिसमें ये आसियान कंट्रीज आ जाते हैं, जिसमें मलेशिया, इंडोनेशिया, म्यांमार, और ये सारे जो हैं, फिलिपाइन, ये सारे आ गए। फिलिपाइन, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनाई, ये सारे कंट्रीज जो हैं ये साउथ ईस्ट एशिया में आते हैं। लेकिन पाकिस्तान जो है वो साउथ एशिया में है। जो पाकिस्तान की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सार्क है। ठीक है, साउथ एसोसिएशन, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। अभी हम ये जो देख रहे हैं ये साउथ ईस्ट एशिया। तो माउंट हकाबो यहाँ की मशहूर है।
ये काफी दफा एग्जाम में आ जाता है इसका एमसीक्यू। माउंट हकाबो म्यांमार और चाइना के दरमियान है जी, माउंट हकाबो। ठीक है, तो म्यांमार चाइना के दरमियान माउंट हकाबो है। बुद्धिज्म डोमिनेंट रीजन है यहाँ का। म्यांमार में बुद्धिज्म जो है वो प्रिवेलेंट रिलीजन है। थ्री टेक्टोनिक प्लेट, जमीन के नीचे अगर देखा जाए तो टेक्टोनिक प्लेट यहाँ मूव करती है, इसीलिए इसको इंडो पैसिफिक सिस्मिक रीजन भी कहा जाता है। ठीक है, कि यहाँ जल्जले बहुत ज्यादा आते हैं। इंडो ऑस्ट्रेलियन पैसिफिक प्लेट है इधर, यूरोशियन प्लेट है, तीन प्लेटें हैं इधर। तो जमीन के नीचे जो टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी है उस लिहाज से ये इंटरप्रिटेशन दे रहा है। मलाय आर्कीपेलागो है जिसमें मलेशिया, फिलिपाइन आर्कीपेलागो है, और इंडोनेशियन आर्कीपेलागो। आर्कीपेलागो का मतलब होता है बहुत सारे जजीरों का मजमुआ। इंडोनेशिया में 17,000 जजीरे हैं। ये काफी दफा पेपर में आ जाता है कि दुनिया में सबसे बड़ा कौन सा आर्चीपेलागो है, तो इंडोनेशिया है। लेकिन याद रखना ये पैसिफिक ओशन पे है। अगर इंडियन ओशन पे आ जाएगा तो वो फिर और है, मेडागास्कर है। ठीक है, तो दुनिया का अगर पूछ लेगा सबसे बड़ा आर्चीपेलागो तो इंडोनेशिया। बट अगर इंडियन ओशन पे पूछेगा फिर आपने ये नहीं लगाना, क्योंकि इंडोनेशिया पैसिफिक ओशन पे है। ठीक है जी, इंडियन ओशन पे जो है वो मेडागास्कर आइलैंड है। पावर प्रोजेक्शन का फ्लैश पॉइंट बना हुआ है। पावर प्रोजेक्शन जो है उसका ये फ्लैश पॉइंट बना हुआ है इधर। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि इंडोनेशिया के अंदर जो है ना वो इन्वेस्टर बहुत बड़े बड़े हैं। मीन्स के ये चौक पॉइंट है स्टेट ऑफ मलाक्का की वजह से। स्टेट ऑफ मलाक्का दुनिया की 30 to 40% ट्रेड रूट यहाँ से गुजरता है। ठीक है, तो यहाँ अमेरिका भी इन्वेस्ट कर रहा है और चाइना भी। पिछले 2023 में अमेरिका ने यहाँ $50 बिलियन इन्वेस्ट किए, और चाइना ने जो है वो $60 बिलियन इन्वेस्ट किए। तो जब हम पाकिस्तान अफेयर पढ़ रहे होते हैं तो हम बताते कहते हैं कि हार्नेसिंग, और पाकिस्तान को जो है ना वो इंडोनेशिया की फॉरेन पॉलिसी से सीखना चाहिए कि वो किस तरह अपनी फॉरेन पॉलिसी को परसू कर रहा है, अपनी जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन यूज करते हुए चाइना से भी बेनिफिट ले रहा है, मैक्सिमम एडवांटेज ले रहा है, और साथ साथ यूएसए से भी। ठीक है, तो मलाय पेनिनसुला, सुमात्रा आइलैंड, ये सुमात्रा आइलैंड बड़ा फेमस आइलैंड है। जावा और सुमात्रा आइलैंड, तो ये इंडोनेशिया का आइलैंड है। बिजीएस्ट मैरीटाइम रूट है। ठीक है, और संडा स्ट्रेट जो है वो जावा और सुमात्रा के दरमियान है। ये दोनों आइलैंड इंडोनेशिया के हैं। इसको संडा स्ट्रेट कहते हैं, जावा एंड सुमात्रा। ये भी एमसीक्यूज आ जाते हैं। ठीक है, ग्रेट चैनल जो है इस इधर यहाँ भी एक ग्रेट चैनल है, निकोबार आइलैंड एंड सुमात्रा आइलैंड। तो ग्रेट चैनल निकोबार आइलैंड और सुमात्रा आइलैंड को जुदा करते हैं। अभी ये जो निकोबार आइलैंड है ये इसको जो ऑन करता है वो इंडिया है। ये पाकिस्तान के पास आने थे आइलैंड, लेकिन जो रेड क्लिफ अवार्ड था उस दौरान जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज और एसेट्स हुए थे उस वजह से ये निकोबार आइलैंड जो है ये बड़े प्यारे खूबसूरत आइलैंड है। कोई काफ़ी सारे थाउजेंड्स की रेंज में आइलैंड है ये, और ये इंडिया के पास है। तो ये अब जियो स्ट्रेटेजिक इनकी लोकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो स्टेट ऑफ मलाक्का है उसके करीब से ये उसके करीब है ये आइलैंड। और सुमात्रा आइलैंड इंडोनेशिया का है। अब इंडिया जो है वो उनका पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस है दोनों का। इंडिया और सुमात्रा के जो इंडोनेशिया और इंडिया मिल के जो है यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ताकि यहाँ से मैरीटाइम जो रूट गुजर रहा है उसको और ज़्यादा इंश्योर किया जा सके, और अपनी ट्रेड जो है उसको बढ़ाया जा सके। आराफुरा अ, आराफुरा आइलैंड है और आराफुरा सी है बेसिकली ये। तो ये ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया के दरमियान एक सी है जिसे हम आराफुरा सी कहते हैं। नीचे इंडोनेशिया है, ये नीचे ऑस्ट्रेलिया तक फैला हुआ है। मैं आपको दिखाऊं, ये इंडोनेशिया के जजीरे हैं। ये 13,000 जजीरों पे मुश्तमिल है इंडोनेशिया। ठीक है, तो और ये नीचे जो है ये वाला आराफुरा, ये कोरल सी है, ये आराफुरा सी है। आराफुरा सी जो है ये इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान है। तो साउथ ईस्ट एशिया की लॉन्गेस्ट रिवर जो है ये मीकोंग रिवर है। ये भी बहुत दफा पेपर में आया हुआ है जी। मीकोंग रिवर कहाँ फ्लो करती है? मीकोंग रिवर बेसिकली ये चाइना से निकलती है और नीचे तक जो है वो जाती है थाईलैंड कंबोडिया तक। ठीक है, तिब्बतियन प्लाटो से निकलती है। मीकोंग रिवर एशिया में है, आपने याद रखना। ठीक है, और ये रिवर चाइना से होती हुई थाईलैंड, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया, वियतनाम से साउथ चाइना सी के अंदर गिरती है ये रिवर। तो ये मीकोंग रिवर है। थाईलैंड क्या है जी? थाईलैंड में चाओ प्राया रिवर इंपॉर्टेंट है, और बैंकॉक इसी रिवर पे है। तो बैंकॉक जो है वो कैपिटल है थाईलैंड का, और वो कौन से रिवर के ऊपर है? वो रिवर के ऊपर है चाओ प्राया रिवर। चाओ प्राया रिवर आपने याद रखना है।
मेकोंग रिवर मैंने अभी ऊपर बताया है। चाओ प्राया रिवर ये बैंकॉक जो है ये भी इसके ऊपर है, जो उसका कैपिटल है। और गल्फ ऑफ थाईलैंड बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसमें ये ड्रेन होता है। तो ये सारे वन पेपर के लिहाज से एमसीक्यूज हैं। म्यांमार के अंदर क्या है, इरावदी रिवर है। इरावदी रिवर फेमस है। पिवटल रोल एंड कल्चर ऑफ म्यांमार इस पे लाइक करता है। रडयार्ड किपलिंग फेमस इंग्लिश पोइट। तो रडयार्ड किपलिंग जो है, इसको 1907 में नोबेल प्राइज भी मिला था। अ, ये आज मैं एमसीक्यूज पढ़ा था, वन पेपर के अंदर आया हुआ था कि किसको नोबेल प्राइज मिला 1907 में लिटरेचर पे। तो रडयार्ड किपलिंग को मिला था। और ये किसका है जी, इसने ये जो इरावदी रिवर के ऊपर ये पोइम लिखी है, रिवर पे एक पोइम लिखी है, रोड टू मेंडले। तो ये इरावदी रिवर के ऊपर लिखी है, वो इस पे लिखा है, रोड टू मेंडले उस पोइम का नाम है। और रेडयार्ड किपलिंग ने लिखी है। और इरावदी रिवर पे लिखी है। इरावदी रिवर जो है ये म्यांमार का फेमस रिवर है। तो रेड रिवर जो है ये चाइना में ओरिजिनेट होता है। देखिए, एक रेड रिवर है, एक रेड सी है, और एक रेड लेक है। ये तीनों आपने याद रखना। रेड रिवर, रेड सी जो है वो तो आपको पता है कि स्विस केनाल के साथ जो है वो मेडिटेरियन सी के साथ जुड़ा हुआ है रेड सी। अफ्रीका और एशिया के दरमियान है रेड सी। एक रेड रिवर आपको मैंने बता दिया, ये चाइना में ओरिजिनेट होकर वियतनाम में फ्लो होता है। एक रेड लेक भी है, वो लेक यूएसए में है। तो रेड लेक है वो यूएसए में है। रेड सी जो है वो अफ्रीका और एशिया के दरमियान है। अगर दूसरी तरह देखें तो मेडिटेरियन सी को जो है वो इंडियन ओशन से मिलाता है। और रेड लेक जो है वो यूएसए के दरमियान है। तो चाइना में ओरिजिनेट होता है और वियतनाम तक फ्लो होता है। कौन सा जी, रेड रिवर। ठीक है, तो ये आपने तीनों बातें याद रख लेनी। अगर किसी को पीडीएफ चाहिए तो वो मुझे मैसेज कर सकता है व्हाट्सएप पे, तो उससे पीडीएफ मिल जाएगी। कपुआस रिवर लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का जो लॉन्गेस्ट रिवर है उसे कपुआस रिवर कहते हैं। तो यहाँ तक हमारा साउथ ईस्ट एशियन जो जियोग्राफी थी वो कंप्लीट होती है।